हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू सीरीज संभव बैच। इस सम बैच में क्या होगा कि हमारा जो पॉलिटिकल का जो कंटेंट होगा वो फुली कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी के साथ फाउंडेशन बैच की तरह इस सभी एग्जाम में काम करेंगे। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा या फिर फाउंडेशन बिल्ड हो जाएगा तो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए बैठ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सबको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो हिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट चल रहा था, जो स्ट्रक्चर हमने बनाया था, उसमें पीपीटी में कुछ गड़बड़ हो गई थी, जिसकी वजह से वो पीपीटी अब मुझे डिलीट करना पड़ा। एंड मजबूरी में हो गया था, वो गलती से हो गया था। एंड अभी वो पीपीटी मेरे पास नहीं है, जिसकी वजह से अभी ये कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है हिस्ट्री। तो मेरे को थोड़ा टाइम दे दीजिए ताकि मैं दोबारा से वो पीपीटी रेडी कर सकूं एंड आपका जो स्टडी है वो कंटिन्यू करवा सकूं। ठीक है, आई होप आप लोग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को कवर करने वाले हैं। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में शुरू करने से पहले आप सबको कुछ इम्पोर्टेंट बातें जानना होगा, जैसे कि सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट अराउंड आपका 1600 के टाइम पे आया हुआ था। 1600 के आसपास, बीसी के आसपास वो लोग यहाँ पे आए थे, यहाँ पे अपना बिजनेस व्यापार करने के लिए। क्योंकि उस समय क्या हुआ था कि इंडिया में सोने की चिड़िया के रूप में माना जाता था। तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो आते थे, ईस्ट हो गया, यूरोप हो गया, अलग अलग सेगमेंट से लोग आने लगे इंडिया में भी अपना व्यापार करने के लिए। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे, उनका एक सीधा रूल था कि हम पहले इस बिजनेस के रूप में वहाँ पे जाएंगे। ठीक है, और वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे यानी कि हमारा जो इंडिया है उस पर अपना कब्जा जमा लेंगे। तो शुरुआत में उनका जो पोर्टफोलियो था वो एकदम क्लियर था कि हम पहले बिजनेस करने के रूप में सबको दिखाएंगे एंड धीरे धीरे हम वहाँ पे अपना कब्जा जमाना शुरू कर देंगे। जब उन्होंने ये काम शुरू किया था तो क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पे वो लोग आए थे, अराउंड आपका 600 के आसपास। उसके बाद आने के बाद एलिजाबेथ जो थे उन्होंने रॉयल चार्ज दिया था कि वहाँ पे से अगर अमेरिका की तरफ से अगर कोई जाएगा तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही जाएगा। ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों है? क्योंकि वो लोग जो आए थे उन्होंने ईस्ट की तरफ से होकर आए थे। यानी कि अमेरिका जब इंडिया में जब आए थे वो लोग तभी ईस्ट की तरफ से मूव होकर आए हुए थे। यानी कि उनकी जो रास्ता थे वो ईस्ट की तरफ से होकर आए थे। ठीक है, तो इसकी वजह से धीरे धीरे वो लोग अपना बिजनेस शुरू कर देता है। एंड शुरू करने के बाद धीरे धीरे टाइम हो जाता है आपका अराउंड 1773, जब फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट का शुरू हो जाता है, जिसको कहते हैं कि आपका सेंट्रलाइजेशन के रूप में। यानी कि जो फर्स्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पार्लियामेंट ने किया था कि कंट्रोल एंड रेगुलेट टू अफेयर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि सभी चीज़ों पर अपना कंट्रोल लेना शुरू कर देता है। उसके बाद गवर्नर बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया जाता है और उनके साथ एक साल मेंबर्स के एक काउंसिल दिया जाता है, ताकि गवर्नर के सारा काम करने में उनको हेल्प हो सके। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, अगर एक जगह है एमपी मान लीजिए या फिर यूपी मान लीजिए, यूपी में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये दो जगह है। तो दोनों को तो एक ही आदमी सब कुछ संभाल नहीं सकता है ना। तो इसके लिए क्या किया कि उनके साथ हेल्पर की तरह, मतलब कि एक असिस्टेंट की तरह उनको वहाँ पे रख लिया, और ताकि उनकी जो सारा काम है उन पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव ना डाल सके और वो सारा जो प्रोसेस है वो स्मूथली वो कर सके। ठीक है, सबसे पहली बात, जब
4 मेंबर्स की जो काउंसिल बने थे उसमें एक गवर्नर भी होंगे, है ना। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल भी बने होंगे, तो वो कौन बना होगा, वो हुआ होगा आपका लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। फिर 1773 से लेके 1774, मतलब कि 1 साल बाद, ठीक है, सबसे पहली बार उन्होंने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट को लेके आए थे। उसके बाद उन्होंने शुरू किया 1774, अगले साल उन्होंने कोलकाता में आपका फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिश किया था। कोलकाता नहीं, मतलब कि पहले टाइम पे तो कैलकाता कहा जाता था ना, तो कैलकाता में 1774 में 1774 यानी कि 1773 के 1 साल बाद फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट बन गया था आपका कैलकाता में। और इसकी जो पहले चीफ जस्टिस बने थे सर एलिट एमपी, ठीक है, तो फर्स्ट चीफ जस्टिस बन गए थे। एंड उसके अलावा उनके साथ एक चीफ जस्टिस मेंबर्स एंड 3 जजेस और भी रहे, यानी कि टोटल 4 जजेस मिला के आपका सुप्रीम कोर्ट का जो स्ट्रक्चर थे वो बन के रेडी हो गया था। और यहाँ पे आप ये फ़ोटो देख सकते हैं सर एलिट एमपी के, जो कि फर्स्ट चीफ जस्टिस बने थे। और उसके बाद लॉर्ड वारन हेस्टिंग थे, जो कि कौन थे, आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। रिलेटेड कहाँ थे, आपका रिंग ऑफ फ्रांस पॉलिसी से, ठीक है। इसके बाद शुरू होता है आपका पीस इंडिया एक्ट 1784, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि पहले एक ही सरकार थी, फिर धीरे धीरे जब एक्सपांड हो गया था तो धीरे धीरे चल के पीस इंडिया एक्ट अराउंड आपका 1784 में डुअल गवर्नमेंट का एस्टाब्लिश किया। इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए बनाया गया था। एंड इसी में आपका 6 मेंबर्स की काउंसिल को बना दिया गया था। इसमें आपका बोर्ड ऑफ 2 तरह के मेंबर्स बना दिए गए थे, एक आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल था एंड उसके बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था। यहाँ पर CD लिख दिया मैंने, बोर्ड यहाँ पर BC लिख दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। वो कब बना था, आपका 1784 में, ठीक है। उसके बाद आ जाता है 1794, यानी कि जब रेगुलेटिंग एक्ट जब शुरू हुआ था, इसको आपको जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको 20 साल तक रिन्यू करने का तरीका बताया था। तो सबसे पहले तो आपका रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, वो 20 साल के बाद फिर से उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद फिर से 20 साल 20 ईयर्स फिर से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ऐसे करके आपका ये क्रोनोलॉजी चलता रहेगा। सबसे पहले आपका 1773 आ जाता है, 1773 के बाद आपका आ जाता है 1784। उसके बाद अगले 20 ईयर्स के बाद फिर से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बार हमें पीस गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1784 के बारे में जानना होगा। इसमें डुअल गवर्नमेंट भी आया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी आया, साथ ही साथ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी आ चुके थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल आया था आपका पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आया था आपका कमर्शियल अफेयर्स को बैलेंस में लाने के लिए, ठीक है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चार्टर एक्ट 1773। यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट है मैं उसी को ही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कोई एक्स्ट्रा चीज़ें मैं इसमें ऐड नहीं कर रहा हूँ ताकि आप पे कोई पोस्ट एक्स्ट्रा ना बन जाए। तो सबसे पहली बात, पीस इंडिया के बाद 1793 आ जाता है चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट ऑल्सो नोन एज द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट अराउंड आपका 1793। It was the passed by the British government to the renew of the company charter, ठीक है। तो यही बात है जो मैंने अभी हाल ही में आपको बताया था कि 20 साल फिर उसको फिर से रिन्यू करेंगे 1793। उसके बाद फिर आएगा 20 ईयर्स के बाद
ठीक है। तो इसमें क्या है कि जब चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब इसको रिन्यू करने के बारे में बात किया अराउंड आपका 1793 में, तो इसमें क्या किया कि एक्सटेंड द कंपनी ट्रेड मोनोपोली एंड आफ्टर द 20 ईयर्स, यानी कि जो कंपनी के जो ट्रेड मोनोपोली थे वो 20 ईयर्स तक एक्सपेंड कर दिया। अब मान लीजिए कि आप इंडिया में अपना एक कारोबार कर रहे हैं और आप हैं अमेरिका के, ठीक है, ये अमेरिका मान लीजिए, अमेरिका। अब यहाँ से जो पैसा मिल रहा है वो पैसा आपको यूएस में आप भेज रहे हो, ठीक है। तो यूएस में भेजने के बाद वहाँ पे यूएस सरकार को वो सारा टैक्स की सारा पैसा वो वहाँ पे मिल जाएगा। अब ये वाला तो बहुत खुश हो जाएगा, चलो ये पैसा तो मिल रहा है, बिजनेस भी कर रहा है और अपना काम भी कर रहा है, तो लोग चाहेंगे कि वो वहाँ वहाँ पे और ज़्यादा टाइम रहे और ज़्यादा वहाँ पे काम करे ताकि वहाँ से पैसा आ सके यूएस में, ठीक है। तो इसी वजह से उन्होंने यूएस में की जो सरकार थे उन्होंने इस पॉलिसी को 20 ईयर्स तक और एक्सपांड कर दिया था ताकि ट्रेड मोनोपोली पे अपना कब्जा जमाए रख सके, ठीक है। अब आता है 20 ईयर्स के बाद चार्टर एक्ट 1813 में, ठीक है। तो सबसे पहली बात चार्टर एक्ट 1793 में जब ट्रेड मोनोपोली को 20 ईयर्स बढ़ा दिया था, उसके बाद चार्टर एक्ट 1813 में उसको कम कर दिया, यानी कि पूरी तरह से ट्रेड मोनोपोली को ही ख़त्म कर दिया। लो भाई, हो गया कांड। अब कांड क्या हुआ कि जब उन्होंने ट्रेड मोनोपोली को ख़त्म कर दिया था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थे उसको ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो मान लिया कि अगर वो ख़त्म हो गया, लेकिन एक्सेप्ट द टी ट्रेड एंड द साइनर की जो अफीम खेती थी उसको कोई भी रुकावट नहीं दिया, ठीक है। सरकार की तरफ से उसमें कोई भी पाबंदी नहीं लगवाया गया ताकि वो स्मूथली चलता रहे, ठीक है। तो कंपनी ने डायरेक्ट 1 लाख एनुअली एजुकेशन देना शुरू कर दिया था। अब ऑब्वियसली बात है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस करने के लिए उनको उनकी भाषा उन किसी को समझ में आना चाहिए ताकि वो लोग अब एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सके, ताकि एक दूसरे से बात करके बिजनेस को आगे बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो इसी तरीके से उन्होंने सबको एजुकेशन करना शुरू कर दिया था। अगर वो एक दूसरे को समझने में ही ना कामयाब हो जाएंगे तो वो किसी काम का नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने 1 लाख एनुअली बच्चों सभी इंडियन को एजुकेशन करना शुरू कर दे दिया था। उसके बाद आपका क्रिश्चियन जो मिशनरी थे, यानी कि जो बाहर की जो लैंग्वेज की जो लोग थे वहाँ पे इंडिया में आना शुरू कर देते थे, यानी कि स्पेशली आप उस टाइम पे जब एजुकेशन दिया गया था लोगों को इंग्लिश की शिक्षा ज़्यादा ज़्यादा दिया गया था ताकि लोग आसानी से कम्युनिकेशन कर पाए। अब आते हैं चार्टर एक्ट 1833। 20 ईयर्स के बाद 1813 के बाद अगर आप इसमें 20 ऐड कर देंगे तो 1833 आ जाएगा। यही है, आपको ये क्रोनोलॉजी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप अराउंड 20 ईयर्स के बाद इनको याद रख लीजिएगा। 1833 ऐसे ऐसे करके 1813 ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो चार्टर एक्ट 1833 जब आया था तो ये अपग्रेडेड था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि पहले क्या होता था कि आप इंडिया को, यानी कि भारत को, सॉरी माय मैपिंग इज नॉट गुड, समझ लेना आप, इंडिया को पहले क्या कहा जाता था, बंगाल, ठीक है। तो बंगाल का कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरा स्टेट है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंदर आता है।
अब क्या किया कि उन्होंने गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में कन्वर्ट कर दिया। अब हम बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ना बुला के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोलना शुरू कर देते हैं। इसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जब बन जाता है तब आपका लॉर्ड विलियम बेंटी जो थे वो उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का कौन बना था वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसके बारे में हमने पहले से ही डिस्कस किया था। अगर आंसर के बारे में बात किया जाए तो लॉर्ड विलियम हेस्टिंग, ठीक है। तो अब क्या क्या कि उन्होंने 1834 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया। उससे अगले ही साल में इंडियन लॉ कमीशन का निर्माण किया, ILC, ठीक है। तो इसका निर्माण किया अराउंड 1834 में, ठीक है। तो फर्स्ट चेयरमैन इनका बना था लॉर्ड मैकॉली, ठीक है। उसके बाद शिवली वॉज डिक्लेयर्ड लीगल इन द ब्रिटिश अंडर दिस एक्ट अराउंड आपका 1833 में, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने थे आपका लॉर्ड विलियम बेंटी। अब इन्होंने क्या किया कि जो हम पहले क्या होता था कि सती प्रथा होता था। अगर आप गौर से अगर इंडिया में सती प्रथा को सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारा चीज़ें देखने को मिल जाएगा। तो आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा कि सती प्रथा क्या होता है, ताकि आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। तो इन्होंने क्या किया कि सती प्रथा को आपका एबोलिश करना शुरू कर दिया था, यानी कि सती प्रथा को पूरी तरह से खारिज कर दिया था, यानी कि बैन करना शुरू कर दिया था। क्योंकि एक तरीके से बहुत ही मतलब भयानक चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो लॉर्ड मैक सती प्रथा किसने बैन किया था अगर आपको पूछा जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बैन किया था, ठीक है। अब आता है चार्टर एक्ट 1853। फिर से आपको बता दें कि ये आपका 20 ईयर्स के बाद आता है 1853। इसे लास्ट एक्ट ऑफ ब्रिटिश की तरफ से मान लीजिए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ब्रिटिश जो है वो पार्लियामेंट में क्या करता है कि पास बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू द रिन्यू ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर, बट अनलाइक early charter act, this act did not the mention of the any fixed time after 20 years for the renewal. Introduction of the open competition act system of the civil servant, ठीक है। तो क्या है कि 1853 में उन्होंने पहली बार, यानी कि पहली बार तो नहीं बोलेंगे कि 1853 में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो चार्टर एक्ट था उनको फिर से रिन्यू करने के लिए एप्लीकेशन भेजा। लेकिन इसका कोई फिक्स टाइम नहीं था 20 ईयर्स के बाद ही फ्यूचर रिन्यूअल होगा या नहीं, या फिर ब्रिटिश ही यहाँ पे अपना कब्जा जमाए बैठेंगे। तो क्या हुआ कि बड़े 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 साहब जो बड़े बड़े बातें करते हैं ऐसा ही मान लीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन ऑफ द सिविल सर्विस, आपका जो यूपीएससी है सिविल या फिर स्टेट पीसीएस है, ये इसके बारे में फर्स्ट टाइम यहाँ पे बात किया गया। मान लीजिए बात किया गया है, ठीक है, अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, इसको ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बार फर्स्ट इंडियन सिविल सर्विस टू अपॉइंटेड ऑफ द 1854, यानी कि 1853 में आपका इसके बारे में बात किया गया था। फिर अगले ही साल 1854 मैक्वेली कमिटी ने इसको अपॉइंट किया था फर्स्ट इंडियन सिविल सर्विस को। यहाँ पे वुड डिस्पैच भी है जो कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन ऑफ इंडिया 1854 थे।
यूजिंग ऑफ द वेमा वेमाकुलर लैंग्वेज ऑफ द प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी एग्ज़ाम में आ सकता है, तो आपको इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जो कि द क्राउन रूल अराउंड आपका 1858 से लेकर 1947 तक। ठीक है, इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स यानी कि एक्ट मान लीजिए वो है, और वो आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एक्ट 1857। सबसे पहली आर्टिकल क्राउन रूल, जब आप पढ़ाई करते हैं तो ये सबसे पहले हमें यही रूल मिलता है। ऑल्सो इस रूल को आप गुड गवर्नमेंट के रूप में भी माना जाता है। अब यहाँ पे हमने जो पहले बार बात किया था कि ब्रिटिश सबसे पहले बिजनेस के लिए यहाँ पे आया था, वहाँ पे बिजनेस करते रहे, उसके बाद उनका एजेंडा एकदम फिक्स था, जो हमने पहले बात किया था वही एजेंडा अब यहाँ पे शुरू हो जाता है इस क्राउन रूल से। ठीक है, तो सबसे पहली बार जहाँ पे ब्रिटिश बिजनेस के तौर पे आए थे, उस टाइम पे राजा महाराजा उसको इन जगह को मतलब कंट्रोल करते थे। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हुआ कि ब्रिटिश क्राउन के लोग भी डायरेक्ट इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर घुसना शुरू कर देते हैं, और एंडिंग ऑफ द कंपनीज रूल, यहाँ पे कंपनीज की जो रूल थी वो ख़त्म हो जाता है, और धीरे धीरे वो इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव की जो कंट्रोल है वहाँ उसको हासिल करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ बिकम द वाइसरॉय। ठीक है, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से जाकर बिकम द वाइसरॉय बन जाता है, और फर्स्ट गवर्नर वाइसरॉय आपका कौन बनता है? आपका लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि पहले जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था, उसमें 6 या 4 मेंबर्स को ऐड कर दिया गया था, तो वो ख़त्म हो गया था, एबोलिश कर दिया गया था। और साथ ही साथ आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड उसके साथ साथ आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये दोनों को ख़त्म कर दिया था, एंड डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को ही पूरी तरह से ख़त्म हो गया। उसके बाद एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी और इंडियन अफेयर्स का होगा। इसमें 15 मेंबर्स को ऐड कर दिया गया था ताकि ये काम कर सके। ठीक है, जो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो आपका 15 मेंबर्स की एक काउंसिल के तौर पर काम करना शुरू कर देते हैं। अब आता है आपका नया एक्ट, आपका मॉरली मिंटो रिफॉर्म। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, अब मोंटेगू जो होता है वो फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो जाता है, और जो कि स्लैमफोर्ड वाइसरॉय बन जाता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ द डायसी इन द प्रोविंशियल पावर शेयर बिटवीन ऑफ द ब्रिटिश एंड इंडियन प्रोविंशियल ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरल फॉर द 6 इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन एंड द यूरोपियन, सबके लिए अलग अलग सेपरेट इलेक्टोरल बनाने के बारे में बात किया गया था। सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका सिविल सर्वेंट्स है, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता होगा कि यूपीएससी का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो आपका अराउंड 1926 में हुआ था, जो फर्स्ट यूपीएससी रिक्रूटेड ऑफ द सिविल सर्वेंट। ठीक है, अब यहाँ पे आपका 1919 में
आपका वोटिंग राइट दे दिया गया था ह्यूमन फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। भारतीय जो महिलाएं थे उनको फर्स्ट टाइम वोटिंग, वो किसी भी मान लीजिए इलेक्शन हो गया या फिर किसी भी चीज़ पे अपना वोट देने का हक मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका 1909। इससे पहले 1919 पढ़ा लिया था, वो गलती से बहुत टाइपिंग में मिस्टेक था। अब पहले 1919 को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले बता दिया था कि मॉडर्न मिंटो रिफॉर्म, क्योंकि मेरे दिमाग में यही आ रहा था, पहले 1909 आएगा फिर 1919 आएगा उसी 1935 आएगा, तो मेरा माइंड कहीं और था। तो सबसे पहली बार 1909 आ जाता है मॉडर्न मिंटो रिफॉर्म। मॉडली आ जाता है आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड द मिंटो आपका वाइसरॉय बन जाता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 में। यहाँ पे क्या हुआ कि मुस्लिम के लिए या फिर हिंदू सभी के लिए अलग अलग इलेक्टोरियल बनाना शुरू कर देते हैं 1909 में। सबसे पहले बन जाता है आपका मुस्लिम इलेक्टोरल। उसके बाद मौली मिंटो को फादर ऑफ कमर्शियल ऑफ इलेक्टोरल के रूप में जाना जाता है। इंडियन आर नॉट अलाउड टू द वाइस टू द एग्जीक्यूटिव ऑफ द काउंसिल। 1909 में क्या हुआ था कि इंडियन को, अगर आपने अक्षय कुमार या फिर एक और, यार नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, एक मूवी आई थी बीच में, या अदालत की तरह दिखाता है, तो वो उसमें क्या होता है कि एक सीन दिखाता है कि इंडियन डॉग आर नॉट अलाउ, ठीक है। तो ऐसे ही वो लोग इंडियन को क्रिटिसाइज करते थे कि इंडियन के लोग यहाँ पे आना मना है, तो ठीक है। तो ऐसे ही वहाँ पे हर जगह लिखा हुआ होता था, तो इंडियन आर नॉट अलाउड टू द वाइसरॉय ऑफ द जॉइन ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो धीरे धीरे वहाँ से आपका लड़ाई होने लगा कि इंडियन को भी इसमें एंट्री होना चाहिए, क्यों हमें सब अलग रखते हो, ये वो ये वो सब समझने के बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि लोग मानने लगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वो फर्स्ट ऐसे इंडियन बने थे जो काउंसिल लॉ के मेंबर्स बन जाते, ठीक है। यही है, ज़्यादातर हमें ये पॉइंट ही याद रखना होता है, कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे, वो थे आपका मॉडली मिंटो, आपका वाइसरॉय बन गया था सेपरेट ऑफ द इलेक्टोरल ऑफ मुस्लिम। उसके बाद मॉडली मिंटो वाज द कॉल्ड ऑफ द फादर ऑफ द कॉमनवेल्थ इलेक्टोरल। उसके बाद इंडियन आर नॉट अलाउड टू द ज्वाइनिंग ऑफ द वाइसरॉय ऑफ द इलेक्टोरल एग्जीक्यूटिव ऑफ द काउंसिल। Satyendra Singha was become the first of the Indian to the joining of as a law member, ठीक है। तो हमें बस 1 2 3 4 5 ये 5 पॉइंट ही इसमें याद रखना होता है, इससे ज़्यादा हमें कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पे 1935 में क्या हुआ कि ऑल इंडिया फेडरेशन का एस्टाब्लिश किया गया था, या मतलब कि क्रिएट किया गया था, प्रपोजल दिया गया था कि हम ऑल इंडिया फेडरेशन को प्रपोजल के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन मान लीजिए कि आप आलू के पराठा बनाने वाले हैं कल, ठीक है, कल बनाने वाले, लेकिन क्या आप आज से प्रिपरेशन करेंगे? नहीं ना। आज बनाएंगे तो रात में ख़राब होते होते ख़त्म हो जाएगा गर्मियों के दिनों में, ठीक है। तो कल बनाएंगे तो कल ही करेंगे ना आप सारा काम। तो इसी तरीके से सबसे पहले ऑल इंडिया फेडरेशन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रपोजल भेजा, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, ठीक है। गिव द प्रोविंशियल ऑफ द एटोनॉमी दे दिया गया था। यहाँ पे आपका डायसी ऑफ द सेंटर ऑफ द बाइकमेनिज्म प्रोविजन
का शुरू किया गया था, इंट्रोडक्ट किया गया था। यहाँ पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में क्या होता है कि एंडेड ऑफ द डायसी प्रोविंशियल की जो डायची की जो प्रोविंसेस थे उसको एंड कर दिया गया था। एंड फर्स्ट टाइम आपका 1935 में डायची ऑफ द 8th सेंचुरी का शुरू किया गया था। उसके बाद बाइकैमेलिज्म ऑफ द प्रोविंशन इनकी शुरू किया गया। तो सबसे पहली बात हमारा जो रिजर्व देने का जो तरीका था वो आपका शुरू हुआ था 1935 में। ठीक है, 1935 में क्या हुआ कि रिजर्व करना हमारा जो सीट है इंडियन के लिए, जो मेंबर्स में पार्लियामेंट में सीट है इंडियन के लिए रिजर्व करना शुरू कर दिया था। उसमें वुमेन भी सबसे पहले आ जाते थे। एंड यानी कि ये कहने की कोशिश कर रहा है कि रिजर्व सीट ऑफ द डिस्प्रेस्ड ऑफ क्लासेस एंड द स्पेशल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडियन वुमेन एंड द लेबर। ठीक है, और इसी टाइम अराउंड आपका 1926 में आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिश किया था अराउंड आपका 1935 में, बेस्ड ऑन द हिटलर यंग कमीशन। आपका 1926 जो हिटलर यंग कमीशन था उसके बेसिस पे 1935 में इंडियन गवर्नमेंट इंडिया एक्ट के जरिए आपका रिजर्व बैंक को एस्टेब्लिश किया गया था। और उसके अगले साल यानी कि 1937 में फेडरल कोर्ट का एस्टेब्लिश किया गया था। साथ ही साथ उन्होंने बर्मा को इंडिया से अलग कर दिया था। ठीक है, अब आते हैं आपका गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1947। ठीक है, जून महीने के 3 तारीख को 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन टू द प्रेजेंट ऑफ द पार्टीशन प्लान टू द एक्सेप्ट ऑफ द बाय द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। यानी कि ये कह रहा है कि 1947 में 3 जुलाई के आसपास माउंटबेटन ने इंडिया को पार्टीशन करने के लिए आपका कांग्रेस जो पार्टीशन का जो प्लान थे वो पेश किया। ठीक है, उसके बाद आपका अगस्त आ जाता है 15 अगस्त 1947 में, डिक्लेयर द इंडिया एज द इंडियन इंडिपेंडेंट एंड द सॉवरेन ऑफ द नेशन इन फॉर्म द 1947 15 अगस्त। ठीक है, उसके बाद पहले जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उसको एबॉलिश करके ख़त्म कर दिया था। एंड लॉर्ड माउंटबेटन इज बिकम ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि आपका जो फ्रीडम मिलने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया के रूप में उन्होंने काम किया था। उसके बाद आपका 1947 में हमें आपका इंडिपेंडेंस मिल जाता है। ठीक है, तो उसके पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हुआ था आपका 1946 में, बिकम द पार्लियामेंट ऑफ इंडियन डोमिनेशन। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ कैबिनेट आफ्टर द इंडिपेंडेंस के कुछ मेंबर्स के बारे में बात किया गया है, जिसके ऊपर हमें थोड़ा ध्यान रखना भी पड़ता है। यहाँ पे सबसे पहली बात जवाहरलाल नेहरू थे जो पीएम भी रहे हैं, उसके बाद एक्सटर्नल अफेयर्स भी रहे हैं, कॉमनवेल्थ रिलेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च भी रहे हैं। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि होम मिनिस्टर भी रहे हैं, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग स्टेट भी रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो कि लॉ में थे, एंड जैन मिठाई रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट का पोर्टफोलियो में थे। उसके बाद जगजीवन राम जो कि लेबर में था, और आर के जो कि फाइनेंस में था, मौलाना अब्दुल आलम
अब्दुल कलाम आज़ाद, जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की से बिलोंग करते थे। राजेंद्र प्रसाद थे वो आपका फूड एंड एग्रीकल्चर से थे। राजकुमारी अमृत को, जो कि हेल्थ की थे। सरदार वल्लभ सिंह, जो कि डिफेंस में थे। हमें ज़्यादातर ये तीनों ही याद रखना होता है, इसके अलावा हमें और कुछ याद रखना नहीं है, ठीक है। V.N. गडगिल, जो कि वॉक एंड माइंड के पावर के में थे। उसके बाद और इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी आपको स्किप कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक आ जाता है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हम अगले दिन आप लोगों के साथ बात करेंगे, ठीक है। बात करने में कोई ज़्यादा है नहीं, तो सिंपल में मैंने 2 से 3 स्लाइड में बना के रखा है। आपका 1934 में अमेंडमेंट डिमांडेड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट इज डिमांडेड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। उसके बाद 1935 में INC ऑफिशियली डिमांडेड ऑफ द 1935 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। उसके बाद आपका 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने डिमांड किया, यानी कि आप कह सकते हैं कि 1934 से लेकर 1938 तक पहले MN रॉय ने डिमांड किया, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड की, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने डिमांड की, ठीक है। तब जाके 1940 में अगस्त ऑफर आया और उन्होंने ये डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पे मैंने कुछ और भी एक्स्ट्रा नोट्स आपके साथ शेयर किया है। यहाँ पे देखिए, पीस इंडिया एक्ट जो है वो ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया भारत का प्रशासन के संबंधित पहला महत्वपूर्ण अधिनियम माना जाता है। ये मेरा खुद का हैंड रिटन नोट्स है, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी ऐड किया है ताकि आप सबको रिवीजन अच्छा हो सके। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शासन है वो पूरी तरह ख़त्म करने का प्रयास किया गया था। इसमें डुअल शासन प्रणाली यानी कि दीर्घ शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी आपका पीस इंडिया एक्ट में, ठीक है। साथ ही साथ आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना में 6 मेंबर्स भी ऐड किया गया था, जो कि हमने पहले बात किया था। और गवर्नर जनरल को अपने कार्यकारिणी परिषद में 3 से 4 अतिरिक्त सदस्यों को रखने का अधिकार मिला था। पहले क्या होता था कि लोग इस एक्ट में आपका जो गवर्नर जनरल है उनके कार्यकाल में कोई भी एक्स्ट्रा मेंबर्स नहीं था। अब उसमें 3 से 4 लोगों को ऐड कर दिया तो उनकी हेल्प भी हो गई, एक तरह से उनका काम भी इजी हो जाएगा, है ना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 या 18, और ये जो आपका बिटूस है वो 1857 के बाद का है, ठीक है। इसमें आपका 1857 के जब ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्ट था उसके बाद की ये अधिनियम माना जाता है। इस अधिनियम में क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शासन काल को समाप्त कर दिया था और भारत को का जो शासन था वो ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया था, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर ऑफ इंडिया का पद बनाया गया था। इसमें भारत परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन कर दिया गया था ताकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सहायता हो सके। गवर्नर जनरल को वाइसरॉय की उपाधि दे दिया गया था और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का अधिकतम संख्या पहले 6 थे, उसके बाद उसको बढ़ा के आपका 15 कर दिया गया था। और भारत की जो विधि निर्माण की शक्ति थी गवर्नर जनरल की परिषद को में निहित कर दिया गया था। उसके बाद आ जाता है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ठीक है। इस अधिनियम ने विधान परिषदों के आकार और कार्य को कुछ परिवर्तन किया गया था और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के परिषद को विस्तार किया।
प्रांतों में आपका मुंबई हो गया, बॉम्बे हो गया आदि जगह पर गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी के परिषद का गठन कर दिया गया था। साथ ही साथ प्रथम बार विधायी कार्य के लिए सदस्यों का नामित करने का प्रावधान दे दिया गया था। उसके बाद विधायी और कार्यकारी दोनों पे कुछ भेद कर दिया गया था और इस अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी को कानून बनाने वाला शक्ति अंतिम अधिनियम माना जाता था। यानी कि इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे उन्होंने जो कानून बनाने की शक्ति दिया गया था वो इसकी अंतिम अधिनियम माना जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इस अधिनियम में विधायी परिषदों को विस्तार किया गया था। उसके बाद आपका उपयुक्त निर्वहन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। बजट पर चर्चा करना भी उन लोगों को अनुमति दे दिया गया था। पहले क्या होता था कि बजट पर चर्चा करना है, उसमें बैठने की इजाज़त नहीं दिया जाता था। अब इस एक्ट यानी कि 1892 के बाद इसमें बजट पर डिस्कस करने की अनुमति भी दे दिया गया। और साथ ही साथ क्या हुआ कि उनको मत यानी कि बजट पर कोई वो लोग बैठ सकते हैं, लेकिन कोई भी अपना राय हो गया या फिर मत वो लोग नहीं दे सकते हैं। ठीक है, और सदस्य को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था, लेकिन सवाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोई सोल्यूशन या फिर मतदाता भी वो नहीं दे सकते। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ठीक है, इंट्रोड्यूस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। अब आते हैं इसमें मॉन्यूमेंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है इस एक्ट को। ठीक है, और विधायी परिषद के अनुसार इसका आकार बढ़ाया गया था और सदस्यों को बड़ी संख्या और निर्वाचन की सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दिया गया था। मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरल की व्यवस्था कर दिया गया था। अब बात करते हैं भारतीय विधान परिषद अधिनियम 1892, मतलब इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इस अधिनियम में भारतीय विधायी परिषदों का विस्तार किया गया था। इसमें उपयुक्त निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कर दिया गया था। बजट पर चर्चा करना भी उनको अनुमति दे दिया गया था, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे सकते थे। सवाल कर सकते हैं लेकिन जवाब नहीं दे सकते थे। सदस्यों को पूछने का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट आता है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इंट्रोड्यूस्ड द लेजिस्लेटिव काउंसिल इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ठीक है, इसे मॉन्यूमेंटल रिफॉर्म के रूप से भी कहा जाता है। एंड विधान परिषद यानी कि विधायी परिषदों के आकार को बढ़ाया जाता था एंड सदस्यों को बड़ी संख्या में निर्वाचित करने के लिए संख्या को वृद्धि किया था। उसके बाद मुस्लिम लोगों के लिए सेपरेट इलेक्टोरल की व्यवस्था कर दिया गया था। उसके बाद केंद्रीय एंड विधान परिषदों को और भी ज़्यादा पावरफुल बना दिया जाता था एंड विधान अधिनियम को सांप्रदायिक राजनीति के नींव में रखा गया। अब आते हैं भारतीय अधिनियम 1909 गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, इसे मॉन्यूमेंटल रिफॉर्म भी कहा जाता है एंड इसे डायरेक्टिव देकर शासन प्रांतों में लागू किया गया था। प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया था। एक स्थानांतरित विषय जो कि भारतीय मत्स्यों के अधीन थे। उसके बाद दूसरा था अतिरिक्त विषय यानी कि गवर्नर और उनकी कार्यकारिणी के अधीन थे। साथ ही साथ अगर बात किया जाए तो केंद्रीय विधान परिषद इसमें बाइकैमेनिज्म को बनाया गया था, यानी कि इसमें
यानी कि इसमें स्टेट ऑफ काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली इन दोनों को ऐड कर दिया गया था और मताधिकार को विस्तार किया गया था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सीमित रूप से। ठीक है, इस अधिनियम में स्वशासन को दिशा में एक और भी कदम आगे बढ़ाया था। अब आते हैं हमारा एकदम लास्ट वाला, जो कि गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, अब इसको सबसे बड़ी व्यापक अब तक का सबसे बड़ी व्यापक और महत्वपूर्ण अधिनियम के रूप में माना जाता था। यहाँ पे 1935 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की प्रधानता दिए गए थे। उसमें केंद्र शासित शासन को प्रावधान दिया गया था, यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडिया को प्रावधान दिया गया था, लेकिन बाद में इसको लागू नहीं कर पाया था। उसमें मतलब कि विधानसभा एंड संसदीय परिषद इन दोनों मंडलों के बारे में बात किया गया था। और ये जो प्रांतीय विधानमंडल थे उनको दो भागों में विभाजित किया गया था। उसके बाद द्विसदनीय एंड एक सदनीय। ठीक है, संघ और प्रांतों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया था। भारत के लिए अलग अलग रिजर्व बैंक की स्थापना किए गए थे एंड अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान दिया गया था। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस एक्ट में क्या है कि इम्पोर्टेंट नोट क्या है, अगर अब बात किया जाए। ऐसे अधिनियम में भारत और में विधि निर्माण और प्रशासनिक ढांचे का विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा भारतीय संवैधानिक इतिहास की नींव रखी थी। ठीक है, तो यही था जो एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन था आपके साथ शेयर किया। तो हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पूरी तरह से कवर कर लिया है। अराउंड आपका 40 to 50 मिनट के आसपास होगा। इसके बाद हम मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो इसके अगले चैप्टर्स है उसके ऊपर बात करेंगे। आई होप आप सब ने वीडियो को अच्छी तरह से समझ लिया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसके ऊपर हमने जो पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाया है, आई होप आपने उसको समझ लिया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके ऊपर हमने थोड़ा सा तो बात कर ही लिया है। ठीक है, और थोड़ा सा बाकी है। अगर वो ख़त्म कर लिया था तो आज ये वीडियो में ही 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाता। अब इसके बजाय मैंने डिसाइड किया कि मैं आप सबको 2 वीडियो बना के दूँगा ताकि आप सबको कम टाइम में इसको रिवाइज कर सकें एंड आसानी से आप इसको समझ सकें। और ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। आई होप आप सबने एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और यदि कोई क्वेरी या फिर डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। आपका कोई भी कमेंट या फिर डाउट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। एंड साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।